अनब्रेकेबल के जो मेहमान आज हैं, उनकी जो स्पोर्ट है, इट्स मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट, मिस्टर मासूम भट्ट साहब। आपके साथ इसलिए भी ज्यादा मजा आएगा कि आपने बॉडी बिल्डिंग को एज ए स्पोर्ट्स काफी देर फॉलो भी किया और समझा भी है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कि बॉडी बिल्डिंग के मतलब एज ए स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन बड़ी कम है। बॉडी बिल्डिंग में आपको कई बॉडी बिल्डर्स याद होंगे जो आपको पता है कि बहुत करीब होंगे, बट उन्होंने वहां पे आके छोड़ दी। पता है मसला क्या है स्पोर्ट्स के साथ? ये मसला है इफ यू फेल यू हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन। आई थिंक ये मिथ क्रिएट की जा रही है। अगर आप क्लीन फूड पर सरप्लस में खा रहे हैं तो उधर इंसुलिन स्पाइक नहीं आ रही, बट यू स्टिल विल गेट फैट। बहुत बड़ी और डिबेट है प्रोटीन लेने का कोई टाइम। प्रोटीन बॉडी स्टोर नहीं करता, यू नीड कांस्टेंट सप्लाई। Unbreakable. जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना ये इंसुलिन स्पाइक और जो कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट करने में, वो जो कैवियर है वो थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड का है। ठीक है कि उसको लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते प्रॉपर। तो थर्मोजेनिक को आप प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर दें। व्हाट्स थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड ये है कि फर्ज करें आप प्रोटीन से जो 100 कैलोरीज ले रहे हैं उसमें नेट कैलोरीज आपको 70 या 80 आएंगी। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज 100 कैलोरीज आप ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब से तो उसमें आपको 92 टू 94 कैलोरीज नेट आएंगी। अगर आप सिंपल कार्ब से ले रहे हैं तो 96 97 और अगर आप फैट से ले रहे हैं तो 98 नेट कैलोरीज। जब आप किसी की फूड डिज़ाइन करें उसमें कार्ब भी होने चाहिए प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील में, और उसमें फैट्स भी होनी चाहिए प्री वर्कआउट मील में साथ प्रोटीन और पोस्ट वर्कआउट मील में। लेकिन फिर कैलकुलेट उसकी सारे दिन की जो फूड है उसको जब कैलकुलेट करने लगे तो जो मैंने कहा कि स्मॉल कैलोरीज डेफिसिट 300 से 500 कैलोरीज का मैक्सिमम डेफिसिट क्रिएट करें, इससे ज़्यादा ना करें, ये वो हेल्दी नहीं है। हाँ, उससे नीचे फिर आप गड़बड़ हो जाएगी। फिर उससे नीचे आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाएगी। उसकी बजाय मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब वो काम करना बंद कर दे तो फिर थोड़ी सी कार्डियो ऐड कर ले। जैसे मैंने कहा कार्डियो इज अ टूल, तो फिर वो एक टूल ऐड करें उसको स्मॉल अमाउंट से 20 मिनट या हाफ आवर स्लो मूविंग कार्डियो, ऑफ कोर्स सुपेरियर वे फॉर फैट बर्निंग। तो ये जो थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड है ये मोस्ट ऑफ जो प्लान है कैलोरीज काउंटिंग के वो इसलिए फेल हो जाते हैं। जो ट्रेनर्स हैं उनको ये नहीं पता कि इनको कैलकुलेट कैसे करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है जी, वेरी इन्फॉर्मेटिव। अच्छा सर, हम अब आप बड़े एक अनफॉर्चुनेट और आई थिंक सैड थिंग जो आपके साथ हुआ, और आई थिंक विच आप पे एक बैन लग गया, लाइफ टाइम बैन लग गया आपके साथ, ये भट्ट साहब के साथ भी लग गया। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम लोग आपसे वो इस्तिफादा नहीं ले कर सके जो हमारी कौम को चाहिए था आप लोगों से। सर मुझे वो रीजन बताएं क्यों, व्हाई? सबसे पहले तो मेरी आदत है कि मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। जो भी मेरी लाइफ में शॉर्ट कमिंग्स है, मैं जो अचीव नहीं कर सका, मुझे पता है कि जो मेरे अंदर बॉडी बिल्डिंग का टैलेंट था आई कुड हैव अचीव्ड लॉट मोर देन दैट जी, लेकिन वो भी मेरा कसूर है। आई कुड हैव वर्क मोर हार्ड। दिस इज अनब्रेकेबल। एंड ये भट्ट साहब की बात जो है दिस इज अनब्रेकेबल कि उन्होंने इतना कुछ अचीव करके कह रहे हैं कि आई कुड हैव डन मोर, एंड दिस इज व्हाट अनब्रेकेबल इज ऑल अबाउट। तो वो इसलिए मैंने कभी जिंदगी में एस्केप गोड नहीं ढूंढी, वो मैं ही खुद ही हूँ एस्केप गोड नंबर 1। जहाँ तक बैन का सवाल है, इन्होंने ज्यादती की है मेरे साथ, बिल्कुल ज्यादती की है। मैं टॉप बंदा था, मैं फर्स्ट बंदा था जो एशिया में गोल्ड मेडल हुआ हूँ। और चौधरी मीन साहब मरहूम, उनको बेन वीडर ने कहा है मेरे सामने कि भाई तुम बड़ी देर बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जब मैं गया हूँ फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं 4th हुआ हूँ। तो व्हाट एन अचीवमेंट। हाँ, वी आर प्राउड सर, वी आर प्राउड। 23 साल की मेरी उम्र थी और मैं वर्ल्ड में 4th हुआ था, तो आई कुड बी प्रो इन 2-3 ईयर टाइम। तो मुझसे जो बंदे बीट हुए थे, मैं बाहर बैठ के उनको देख रहा था बिकमिंग वर्ल्ड चैंपियन 2-3 टाइम और बिकमिंग प्रो बॉडी बिल्डर। तो वो मुझे हर्ट तो हुआ, लेकिन मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। इन्होंने मुझे बैन कर दिया था। पालचुआ सेक्रेटरी था जो एशियन बॉडी बिल्डिंग का, वो असल में मुझसे और याया भट्ट से खाइफ था, क्योंकि हम दोनों डोमिनेंट फोर्स थे उस वक्त।
अर्ली 90s में हम दोनों से तगड़ा बंदा कोई नहीं था। एंड व्हाट प्राइड फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, वो एक बंदा था अजमन अब्दुल्ला, वो उस वक्त वर्ल्ड चैंपियन हुआ था, लेकिन क्योंकि वो हमसे सीनियर था तो, लेकिन उसमें की बॉडी में पोटेंशियल हमारे जितना नहीं था। अगर हम कंटिन्यू करते रहते तो वो तो चीज़ ही कोई नहीं था। उसको भी पता था ये जो वर्ल्ड चैंपियन इस लेवल के लोग होते हैं ये किसी के पोटेंशियल को अंडरमाइन नहीं करते कभी, उनको पता होता है व्हाट्स कमिंग, बिल्कुल ठीक है। उनको पता होता है, स्मार्ट लोग होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बेवकूफ लोग वेरी नहीं होते। वेरी ये तो ऑफिशियल साइड जो होती है ये जेलस लोगों की होती है, लेकिन जो एथलीट हैं प्रॉपर वो खुले दिल के होते हैं, खुले जेल के होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर आज भी कोई लड़का पोटेंशियल वाला आगे आए और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर compete करे और पाकिस्तान के लिए जेन्युइन मुकाबले जीते, ये जाली मुकाबले नहीं। हाँ जी, इतनी फेडरेशंस हो गई हैं, इतना फैल गया है वो। प्रॉपर IFBB हाँ के बिल्कुल। मुकाबले जीते तो सबसे ज्यादा खुशी और फख्र मुझे होगा। हम्म। हाँ जी। तो ये इन्होंने मुझे 93 के बाद मैं गोल्ड हुआ हूँ, 94 में व्हाट्सअप गोल्ड हुआ है प्रो एम के ऊपर। उसके बाद पालचुए को लगा कि ये दोनों बंदे तो आगे डोमिनेट कर जाएंगे। हाँ जी। तो इसलिए फिर उन्होंने इनको कहा कि भाई ये दोनों बंदे यहाँ ना आए, अच्छा। एशिया के मुकाबले में या वर्ल्ड में ना आए, मैं इन्हें बैन कर दूंगा। ये बात हमें चोई साहब ने बताई है, 96 की बात है या 95 की बात है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि मुझे उमर भाट साहब मरहूम थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें भेज देते हैं, तुम्हें और याया भट्ट को वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर, लेकिन ज़्यादा तैयारी न करना। अच्छा। हाँ, कि अगर तुम अच्छा, टॉप 6 में आ गए ना तो फिर तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा। मैंने कहा जी मैं जाता ही नहीं हूँ। मैंने घर से ही ये सोच के जाना है कि भाई मुझे तो मैंने जीतना नहीं है। मैंने जीतना नहीं है। हाँ, व्हाट्स द यूज। जाके आई एम नॉट इंटरेस्टेड भट्ट साहब। तो भट्ट साहब कहते यार हम तुम्हारा टूर करवा रहे हैं, तुम नखरे कर रहे हो। मैं कहा जी मैं नखरे नहीं कर रहा, मेरा माइंड सेट और है, आप जिसको मर्जी ले जाओ। फिर यही भट्ट साहब गए और असलम, हाँ ये ऑब्वियसली ये अनफिट थे तो पोजीशन नहीं लगी, लेकिन इनका टूर हो गया। तो वो फिर चोई साहब तो फिर समझते थे बात को, उन्होंने किसी न किसी तरह पालचुआ को टैकल कर लेना था, लेकिन चोई साहब अनफॉर्चुनेटली फौत हो गए, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ। अच्छा। क्योंकि चोई साहब मेरे टैलेंट को समझते थे, उनको पता था कि ये बंदा आगे प्रो सर्किट में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। अभी तक कोई बंदा प्रो सर्किट में नहीं गया था। इंडिया से प्रेमचंद गया था ऑब्वियसली, 87 में वर्ल्ड चैंपियन हुआ था। तो उसके बाद मेरी बारी थी, मैंने जाना था, क्योंकि वो जो मेरी जो पोजीशन लगी थी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप में टॉप 6 में, वो एक तरह की जो लोग उस वक्त स्पोर्ट्स को समझते थे वो समझते थे कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। वेरी बिग। पहली दफा कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप पे जाए तो वो पहले 15 में नहीं आता। भट्ट साहब मेरे साथ गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप पे, ही कुड नॉट मेक टॉप 15। 94 में हम चाइना गए थे। तो मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है जी। आप टॉप 15 में आते हैं, फिर स्लोली आपकी प्रोग्रेसिंग 2-3 साल आपको लगते हैं टॉप 6 में आने में। वंस यू आर इन टॉप 6 इसका मतलब है कि यू गॉट इट। अब आपने सूनर और लेटर वर्ल्ड चैंपियन हो ही जाना। बिल्कुल ठीक है। और वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद फिर नॉट एवरीबॉडी हैव अ प्रो मटेरियल। बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिर वो कुछ लोग होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई अच्छा है हम मैच्योर लेवल के ऊपर कम्पीट करते हैं, हर साल वर्ल्ड में गोल हो रहे। तो लेकिन मुझे पता था कि मेरा लास्ट आप प्रो है। तो लेकिन फिर इन्होंने मुझे अंडर द शैडो रखा हुआ था, इन्होंने कभी मुझे रिटर्न नहीं लिख के दिया कि तुम बैन हो। लेकिन मेरे पाबंदी थी इसे किसी मुकाबले में ना बुलाया जाए, पाबंदी थी इसकी तस्वीर ना लगाई जाए। अभी तक पाबंदी है, अभी तक कोई भी जो पाकिस्तान में ऑफिशियल फेडरेशन है जो ओलंपिक के साथ या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है, उन्होंने मना किया हुआ है, मेरी तस्वीर नहीं लगाता कोई अपने पोस्टर के ऊपर। जो भी मेरे इस चैनल की वसारत से ये सुन रहा है, प्लीज़ हमें ऐसे लोगों को वापस लाना है। वी नीड देम, पाकिस्तान नीड्स देम। हमें ये इस तरह के बैन्स, इस तरह की प्लीज़ ये सारा ख़त्म होना चाहिए और इनसे फ़ायदा उठाएं ताकि हमारे नए पौध, नए बच्चे इनके हाथों में ग्रो करें, हु अंडरस्टैंड वर्ल्ड क्लास किस्म की चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो व्हाई नॉट कि हम इनसे फ़ायदा उठाएं। लेकिन रोक तो फिर भी नहीं मुझे सके, मैं लेट हो गया अपने सर्कमस्टेंसेस के ऊपर काबू पाते पाते, मैं लेट हो गया। अर्ली आई वाज 43 ईयर ओल्ड व्हेन आई टर्न प्रो इन 2012। हाँ जी, वो भी मैंने फिर 95 में मैंने छोड़ दी थी बॉडी बिल्डिंग, वेट ट्रेनिंग छोड़ दी थी
और 2002 तक फिर मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ थोड़ी देर, अमेरिका रहा हूँ थोड़ी देर। 2002 में मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, फिर मैंने आके दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट किया। लेकिन वो जो मेरा 7 ईयर का गैप था वेट ट्रेनिंग का, बिल्कुल कम्प्लीटली वो डेड था। मेरे जहन में भी नहीं था दोबारा आके मैं दोबारा बॉडी बिल्डिंग करूँगा। लेकिन मैंने आगे फिटनेस के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्योंकि मैं बहुत ओवरवेट हो गया हुआ था। अच्छा। तो फिर मैंने आगे फिटनेस के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो मैं दोबारा 6 माह की है मैंने। तो आई वाज गुड टू गो अगेन, आई वाज शॉक्ड, मुझे खुद भी नहीं पता था। अच्छा, ये भी एक बात है, ये भी ज़रूर बच्चों को बतानी चाहिए कि हम जब बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे ना, तो जो प्रो बॉडी बिल्डर थे वो अर्ली 30s में रिटायर हो जाते थे। तो हमको लगता था यार जब आप 33 34 के हो गया ना, यू आर गॉन, यू आर डन। तो लेकिन मैं जो करता जा रहा था, मैं रियलाइज कर रहा था आई एम एक्चुअली गेटिंग बेटर। हाँ जी, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग ओल्ड, सीरियसली आई वाज थिंकिंग व्हाई नॉट माय बॉडी इज गेटिंग ओल्ड। तो फिर जब मैं 40 साल क्रॉस किया, तो फिर मेरे जहन में ये था अब तो 40 का हो गया हूँ, अब अगर मैं ओपन बॉडी बिल्डिंग में जाऊंगा तो मुझे 3-4 साल चाहिए अपनी बॉडी को उस प्राइम के ऊपर लाने के लिए कि जहां मैं प्रो बॉडी बिल्डिंग ओपन लाइनअप में कम्पीट कर सकूं। तो लिहाजा मैंने कहा जस्ट हैंग इट, इट्स नॉट वर्थ इट। तो लेकिन फिर इन्होंने ओलंपिया के ऊपर 202 पाउंड की क्लास बनाई। अच्छा। और मुझे लगा कि आई डोंट नीड टू गेन एनी वेट, तो आई कैन कम्पीट इन सेम वेट, और मैं इन सब से अच्छा भी हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि चलो लेट्स मेक अ कम बैक। अच्छा। तो फिर मैंने साल पूरा ट्रेनिंग की। 2000 पहले तो ये प्रो कार्ड मुझे मिला, फेडरेशन जो पाकिस्तान की फेडरेशन थी, इनमें रिफ्ट आई IFBB में, और IFBB स्प्लिट हो गई। पांचवा ग्रुप अलहदा हो गया जो मेरे खिलाफ था, और दूसरा ग्रुप अलहदा हो गया। और फिर जब दूसरा ग्रुप अलहदा हुआ तो उन्होंने फिर मुझे मियां लियाकत, मैं यहाँ पे मियां लियाकत साहब का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने इनका प्रो कार्ड लेने में मेरा ख्याल है ही वाज एब्सोल्यूट, जहाँ जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे हम बैन करें जो मर्जी करें, बट उन्होंने इनकी मदद भी की, हेल्प भी की। और देन देखो कि कहाँ पाकिस्तान का झंडा बुलंद हो। सही, एंड ऑफ स्टोरी ये है कि पाकिस्तान का झंडा बुलंद, पहला प्रो बंदा आ गया ना पाकिस्तान का, प्रो बॉडी बिल्डिंग, एंड इट वाज फ्लैग ऑफ पाकिस्तान व्हिच वाज राइजिंग हाई, और हाईएस्ट फेडरेशन पे, हाईएस्ट जो दुनिया की फेडरेशन है उसमें। तो फिर प्रो कार्ड मुझे मिला 2012 में, और फिर मैंने सबसे पहला जो कम्पीट किया वो मैंने टोरंटो प्रो कम्पीट किया, और उसमें वाज वेरी वेरी क्लोज कंपटीशन। अच्छा। अगर आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, आई प्लेस सेकंड। अच्छा। हाँ जी, वेरी क्लोज कंपटीशन। जी मैंने देखा थोड़ी सी क्लिप्स उसके, वाज वेरी क्लोज। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे साथ ज्यादती थी वो। मैं इतनी देर से कम्पीट कर रहा हूँ, मैंने कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं किया, ना कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। आई नो हु आई एम एंड व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। वो कंपटीशन मैंने जीता हुआ था, आई लॉस्ट दैट कंपटीशन। लेकिन पहले प्रो शो में सेकंड प्लेस पे आना, इट्स अ हिस्ट्री आल्सो। फिर उसके बाद मैं इंडिया गया। इंडिया में मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया में मुझे इतना वार्म वेलकम हुआ है कि दैट वाज शेरू क्लासिक में इतना वार्म वेलकम हुआ है, और मीडिया का रिस्पांस इतना ज़बरदस्त था मेरे हक में। बीइंग अ पाकिस्तानी एथलीट, मैं डरा हुआ था थोड़ा सा कि पता नहीं इधर लोकल पब्लिक किस तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि पहले मैं कभी इंडिया गया नहीं था। लेकिन वो क्राउड बड़ा पॉजिटिव था, बल्कि मैंने वहाँ पोजिंग भी की। वो पंजाबी गाना है, मैं गबरू जट पंजाब दा, और यकीन करें वो कोई 13,000 का मजमा था इंदिरा गांधी स्टेडियम। अच्छा। और सारे भंगड़े डाल रहे थे उधर खड़े हो। जब मैं वो पोजिंग खत्म करके बैक से ही गया हूँ, तो वो MC है बाप चिकरेलो, उसने कहा यू आर अ जीनियस मैन, व्हाई यू डन टू देम। मैंने कहा मुझे पता है इनकी कौन सी नर्व को छेड़ना है। तो वो वाज फैसिनेटिंग। मुझे अभी तक याद है जिस तरह लोग एक्साइटेड हुए थे, वाज वेरी वेलकम, बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद मैंने प्राग का कंपटीशन किया। तो इन 3 शोज़ की बुनियाद के ऊपर फिर मुझे ओलंपिया के लिए मैं क्वालिफाई हो गया। वाओ। हाँ जी, वो मेरा फिर, लेकिन वो फिर दोबारा अनफॉर्चुनेटली मेरा अमेरिका का वीज़ा नहीं लगा। अच्छा। तो मैंने 3 दफ़ा ट्राई किया। कुछ लोगों ने हेल्प भी करने की कोशिश की, लेकिन एम्बेसी ने, मैं उधर नॉर्दर्न आयरलैंड में रह रहा था, वही मैंने अप्लाई किया था 3 दफ़ा, लेकिन उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट था मेरे पास।
तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अगर मैं ओलंपिया में नहीं compete कर सकता, जो भी सप्लीमेंट्स कंपनीज हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं और मुझे हायर करना चाहती हैं, तो अगर मैं ओलंपिया में टॉप 5-6 में उस वक्त मैं आ सकता था 212 की क्लास में, जो लड़के थे मेरे अगेंस्ट, आई वाज पोटेंशियली बेटर देन देम। वाह। तो मुझे पता था 1-2 साल में मैं डोमिनेट कर जाऊंगा, टॉप 2-3 में आ जाऊंगा, लेकिन वो मेरा रोड ब्लॉक आ गया। उसके बाद मैंने सीरियसली, मैंने और मेरे मिसेज ने बैठ के फैसला किया, दैट्स इट। तो फिर मैंने उसको चैप्टर को क्लोज कर दिया बॉडी बिल्डिंग को। 2013 में फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि आगे नहीं जाना मैंने। वैसे भी एज भी काफ़ी हो गई थी, मैं समझता था मेरी एज काफ़ी हो गई सर है। माशाल्लाह अभी भी यू आर हाँ जी, लेकिन लाइक वो एज तो जस्ट नंबर है। मैं अभी Exactly, रियलाइज yeah. करता हूँ कि काश इस बात का मुझे जब मैं 33 साल का था पता होता कि हाउ यंग यू आर। जब कोई 32-33 साल का बच्चा मेरे पास आता है, कहता है ना मेरी बड़ी उम्र हो गई है भाईजान, तो मैं कहता हूँ यार तुझे अंदाजा ही नहीं है मेरे, चलो पता ही नहीं है। तू कितना यंग है। हाँ, तू 10 साल बाद आगे मुझसे पूछना तू कितना यंग था। ऐसे ही है। तो ये बड़ी यंग एज है 32-33 साल। इसको आपको कल्चर में एग्जैक्टली इट डजंट मैटर। तो लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्स में तरक्की करनी है तो अपडेट योरसेल्फ। एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स का भी पता होना चाहिए। हाँ जी। मैं कि यहाँ पे छोटी सी मिसाल देता हूँ पता की, ये पाकिस्तान में एक हर चीज में ये है, वो पहलवान बनाता है नुते। और हर एक क्रिकेटर था ग्लेन मैकग्रा, ही वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलियन था, एंड वो इंजर हुआ, he went to rehab and when he came back he was all muscles। आप उसका प्री इंजरी उठा के देखें एंड पोस्ट इंजरी उठा के देखें। दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग लाइक दिस नाउ। पहले समझते थे मसल मास ज्यादा होने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ऑब्वियसली जब क्रिकेटर्स हैं उन्होंने दे प्रूव रॉन्ग। बिल्कुल ऐसे ही है, डिफरेंट रैप रेंज में ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डर डिफरेंट रैप रेंज में ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही वेट ट्रेनिंग वही है, रैप रेंज का फर्क है, प्लान का फर्क है, वो टारगेट का फर्क है, लेकिन आना सबने जिम में ही है। हाँ, ऐसे ही। इसीलिए ये मैंने शुरू में कहा है ना इसलिए बॉडी बिल्डिंग इज मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली, क्योंकि हम ही ने शुरू की थी हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग में। अगर किसी को हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ ग्रज है ना, वो जिम में जाता है तो भाईजान जिम जाना छोड़ दें, ये हमारी इजाद है। ऐसे ही है। हमारा क्रेडिट है और किसी का नहीं है। अच्छा बट साहब, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, आपने थोड़ा सा कहा कि आप को इंटॉलरेंस थी और आप नहीं प्रोटीन नहीं ले सकते थे, वे प्रोटीन हाँ, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस थी आपको। तो आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे अपनी जो डाइट है आपकी, उसके बाद आप आ जाते हैं वेज डाइट पे ज्यादातर, और मीट के ये वेजिटेरियन का भी कमाल ही इन्होंने शुरू किया हुआ आजकल। असल में हो पता क्या रहा है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ा, हो ये रहा है कि ये जो लेफ्ट है ना दुनिया का, उसका बड़े बड़े जो इदारे हैं ना, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, इनके ऊपर कब्जा है। अब ये जो एनिमल है ना, इनको जब हम ज़िबा करते हैं इसको क्रूरलिटी कहते हैं। जी मैं समझता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप अल्टरनेटिव फूड सोर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो 90% फंडिंग आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप ट्रेडिशनल फूड सोर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं लिमिटेड, कोई पैसा नहीं देता, लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। तो ये सारा ये जो इन्होंने चक्कर चलाया हुआ है ना वेजिटेरियन डाइट का, और फिर ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ये इसमें अपनी टिप्पणी डाल रहे हैं। मतलब मैं उसको देख रहा था, जॉन इब्राहिम को, वो कह रहा था जी मैं वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हूँ। अब पूरा भाईजान सच बोले ना, उनको पता है जी कि मैं बे प्रोटीन ले रहा हूँ जो कि जनाब बेस्ट है बायो अवेलेबिलिटी। जी बिल्कुल। मैं होल एग ले रहा हूँ, है जी, उसको कमी को पूरा करने के लिए वेजिटेबल की पूरी सच बताया ना। हाँ जी, ताकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, आप जितना इल्म को फैलाएंगे पूरा सच बताया। तो लोगों को फैसला करने दें। अब वेजिटेबल चले ठीक है जी, मैंने पढ़ी है जो लेटर सर्च है, 2-3 तरह की दालों को मिला के उन्होंने फाइनली ऐसा सप्लीमेंट बना दिया है वेजिटेबल्स का। वो जो लूसीन है वो अगर 3% होगा
तो वो उसको ट्रिगर करेगा प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। अब वो उन्होंने बना लिया जी 3-4 किस्म की वो दालें और सब्जियां मिला के उन्होंने वो पाउडर बना लिया है जिसमें 3% लूसीन है जो कि ट्रिगर करता है। लेकिन फिर फैट कहाँ से लाएगा उसमें से? सर जो कि बहुत सारे testosterone की- बहुत सारे इफेक्ट बट्स हाँ हैं। जी, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। सर जी टेस्टोस्टेरोन की तो सारी गेम हाँ जी, है। है। तो वो कंप्रोमाइज हो गया ना। मैं आपको प्रैक्टिकली अब बात बताता हूँ। अगर आप प्योरली वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं, आपका साइज वैसे ही होगा कि जो कि एनिमल सोर्स यूज करने वाला का ठीक है। लेकिन उसकी डेंसिटी और वस्कुलैरिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस है ना, ये इसके हम सारे बहुत हमें फायदा होगा ये बातें सुन के। हाउ डू यू फाइंड पहले और अब जिम कल्चर कुछ बेहतर हुआ है कि वो छोटा सा आप हमें कुछ बताएंगे? आपने आके देखा होगा, गए होंगे। एक लिहाज से तो बेहतर हुआ है क्योंकि ये यूथ है उसका रुझान बढ़ रहा है एक्सरसाइज की तरफ। वो तो नो डाउट। पहले जब हम कर रहे थे तो थोड़े जिम थे लाहौर में, 4-5 बहुत जिम थोड़े थे, जी। बहुत थोड़े जिम थे। एक जिम खुला था यहाँ पे इधर मुंडगुमरी रोड के पास। जी, मशहूर ठीक है, एंड इट वाज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, और वहां पे जाके आंखें खुल जाती थी तब। सही बात है। और उन्होंने तब एक जमाने में वर्ल्ड फेडरेशन के बॉडी आईवीएफ के बॉडी बिल्डर सारे बुलाए थे। आपको तो याद होगा। मुझे याद है, तो मेला लग गया था। मेला लगा। वो जमाना था। बट अब मशीनें भी बहुत अच्छी आ गई हैं कुछ जिम्स में, तो वो डेफिनेटली बेहतर हुआ। अच्छा सर, जिम्स में जो ये जुल्म हो रहा है जी जी एंड आप जेनेटिक गैप को फिल करने के लिए सारे जल्दी से कुछ खाने को दे दिया, कुछ टीके लगा दिए। सही है। सर इसको आप थोड़ा सा एड्रेस करें प्लीज। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ हाँ जी करो जी, ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਸਖੇ ਖਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਬੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। हाँ ਡਰਬੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਰੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਚਲੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। और अपना बेड़ा गर्क भी कर लोगे। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ नहीं होना, वो अपना नुकसान कर बैठेगा। कोई बड़ा नुकसान, Damage is health. बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। The guy who carry more muscle, हैं जी, ਉਹਦੇ ਐਂਡਰੋਜਨ ਰਿਸੈਪਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚ। ऐसे ही बिल्कुल है। ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਮਚ ਸਟੀਰੋਇਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੀ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ और ਸਕਦੇ। कितनी देर कर लोगे, कितनी देर होल्ड कर लोगे? इवेंचुअली यू collapse। अच्छा, यहाँ पे मेरा सर मैं ये भी कहना चाहना कि अगर ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਐਡਾ ਡੋਲਾ ਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਾਟਸ ਦ ਯੂਜ਼? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। वो अगर एग्जैक्टली ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਈ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ? हाँ, मतलब एक सिर्फ शोबाजी है। ਹਾਂ, Do you want to just show off? unless you are over 50 or you want to use TRT because your natural testosterone। जी जी जी, हाँ वो तो I can understand जी that। जी जी, वो भी ਤੁਸੀਂ किसी डॉक्टर को जाओ, मैनेज और करेगा। हाँ एक मैनेज करेगा, तारे टेस्ट करेगा, डिक्लाइन देखेगा पूरा कि की करना है, किस तरफ जाना है। अच्छा, फिर ऐसे क्लिनिक बनने चाहिए। तो बहुत जरूरी है। जरूरी है। लोगों को अवेयरनेस डॉक्टर साहब आनी चाहिए टीआरटी की। जी, अमेरिका में बेशुमार है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अमेरिका में बेशुमार है, यूरोप में बेशुमार है। उनको पता है कि एज के साथ टेस्टोस्टेरोन का डिक्लाइन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एज होती है बेसिकली सारी गेम जी। मेल जो है दैट्स ऑल अबाउट इस हार्मोन की कहानी है सारी। और थोड़ा सा इस्तेमाल से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बढ़ जाएगी कि आपको अंदाजा नहीं है। बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो अब उसके स्टीरॉयड का नाम सुन के बंदा वैसे ही वहां में छलांग लगा देता है कि पता नहीं क्या आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, आई थिंक कि पूरी दुनिया में कोई स्पोर्ट नहीं हो रही इस वक्त
हम यहाँ पे मैं खुला के बात करता हूँ, हर बंदा देयर इज ऑलवेज स्टेरॉइड बिहाइंड टॉप वर्ल्ड लेवल एथलीट जो हैं। हाँ, आप उसको किस वक्त लेना है, टेपर ऑफ करना है, आपने डोप से कैसे बचना है, दिस इज ऑल्सो अ साइंस नाउ। बट सब इस पे रोशनी डालेंगे। एग्जैक्टली, हाँ जी, टाइमिंग, एग्जैक्टली हाफ लाइफ ऑफ स्टीरॉइड, ये कहानी है सारी। वो बीट करने के लिए टेस्ट, वो सारे ड्रामे हो रहे हैं। आई थिंक जो अथॉरिटीज हैं दे रियलाइज इट, क्योंकि देखें 67 में मेरा ख्याल है सबसे पहले एंटी डोपिंग इन्होंने शुरू किया है और 99 में वाडा बनी है। हाँ जी वाडा, हाँ जी 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 ऐसे ही है। और आप देखें कि ये सारे जतन करने के बाद क्या स्टीरॉइड का इस्तेमाल बढ़ा या कम हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगेन यू हैव टू सी कि आपका मकसद क्या है। आप वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हैं, जा भी रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं जा रहे हैं तो देन इट्स नॉट फॉर यू। बट लेकिन उसमें ये कैवियर ये है कि जो मैं देख रहा हूँ कि इवेंचुअली ये जो पैरेलल ओलंपिक शुरू होंगी एनहेंस्ड, ये इधर जा रहा है काम कि एक खास लेवल तक आपका टेस्टोस्टेरोन जाने की इजाजत दे देंगे। मतलब हाईएस्ट क्या है, आप 1000 है, 300 से 1000, तो मे बी दे पुट अ लिमिट कि इससे अगर आप आगे नहीं जा सकते। तो इस तरह की इनहेंस्ड ओलंपिक्स होंगी, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आती कि भाई जो कोई भी स्पोर्ट्स है या बॉडी बिल्डिंग है, हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन कंपटीशन हेल्दी एक्टिविटी नहीं होती। कंपटीशन जब होता है तो फिर पीपल यूज ऑल द टूल्स अवेलेबल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, टू बी ऑन टॉप। कोई वो वार होती है, ये जो स्पोर्ट्समैन जब जाते हैं ना अपनी स्पोर्ट्स में कम्पीट करने, फिर जंग पे जा रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज वॉर। एंड वही फिर ये आप वो बात पंजाबी रिपीट करेंगे, पागल होना जरूरी है। फिर वहां पे आप दिस इज, लेकिन दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड क्लास लेवल, नहीं है नहीं क्लब लेवल। यू कैन डू दीज थिंग्स, ऐसे अपने आप बेड़ा गर्क ना करें। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं कर रहे या बॉडी बिल्डिंग प्रॉपरली हाईएस्ट लेवल की नहीं कर रहे, सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली 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 बिल्कुल ठीक है सर। आज एक और मिथ को भी तोड़ दें। पेट ਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1000 ਰੈਪ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਲੈਗ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ पेट मुका देना है। अब ਅਸੀਂ मतलब व्हाट इज ऑल दिस, कैसे मतलब डू यू थिंक कि ऑल बॉडी फैट दैट मैटर्स, और सिर्फ पेट का ही करके चैंपियन बन जाना? द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम इज कि पेट के कोई एक्सरसाइज बता दे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, आप लोगों को क्लियर कर दें कि स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी, जो फैट है वो ओवरऑल बॉडी से ग्रेजुअली जाएगी, परसेंटेज वाइज कम होगी, और ये जो आपकी बेली है, आपकी हिप्स है, ये स्टोरेज है फैट के, यहाँ सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है और यहाँ से सबसे आखिर में जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल। तो अगर आप पेट के चाहे 50 रैप करें चाहे 5000 रैप करें, आपकी कमर दूरी हो जाएगी, तोड़ लेंगे, खराब कर लेंगे, खराब कर लेंगे। वैसे भी ज्यादा मोटे बंदे को तो करनी नहीं चाहिए लेग रेज 1000 रैप। पेट की ट्रेनिंग अगर आपका बड़ा दिल कर रहा है ना, मसल्स ही है ना पेट के, कोर स्ट्रेंथ, वैसे तो कोर स्ट्रेंथ आपने कौन सा भी ट्रैक के एथलीट है, आपने कोई बड़ी कोर स्ट्रेंथ चाहिए, आपको नॉर्मल बंदे को कितनी कोर स्ट्रेंथ चाहिए? तो इसलिए आप हाथ हौला रखें पेट की ट्रेनिंग पे, 10 मिनट कर लिया करें, कोई 4-5 सेट कर लिए 30-40 रैप के लेग रेज के और क्रंचेस के, दैट्स ऑल यू नीड। एंड कार्डियो इज द वे। हाँ, ऑफ कोर्स कार्डियो जो है, जो स्लो मूविंग कार्डियो है, ये भी आप लोगों को क्लियर कर दें कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो जो फ्यूल सोर्स है बॉडी का, वो स्टोर ग्लाइकोजन है जो मसल में होती है। और जब आप कार्डियो करते हैं तो बॉडी ऑक्सीजन और फैट डिपॉजिट से एनर्जी लेती है उसको मेंटेन रखने के लिए एक्टिविटी को। तो ये दो, एक एरोबिक एक्टिविटी है, एक एनारोबिक एक्टिविटी है, तो इसमें फर्क है। जो गलती हो रही है शुरू से, जो हम भी करते रहे इनिशियल स्टेज पे, जिसको मैंने कहा है कि ये स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनिंग हम करते रहे हैं, कि हम सोचते थे कि इस तरह की ट्रेनिंग करने से
बगैर रेस्ट किए एक के बाद एक सेट करने से, ड्रॉप सेट करने से हम कोई फैट बर्न कर रहे हैं। तो हम गलती से वेट ट्रेनिंग को एज ए फैट बर्निंग टूल इस्तेमाल कर रहे थे। और एरोबिक और एनारोबिक दे आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एंड सर एक और फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर, इन दोनों को कैसे हिट करना है? हाँ जी, ये भी क्लियर कर दे, बिकॉज हाँ जी, ये भी बड़े जो आपका जो साइज है ना, जो डेंस मसल है, वो फास्ट ट्विच फाइबर की वजह से है। और जो आप रोजमर्रा की एक्टिविटी में जो मसल इस्तेमाल करते हैं वो स्लो ट्विच फाइबर है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं स्लो ट्विच फाइबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। फास्ट ट्विच फाइबर हमारी बॉडी में इसलिए है कि जब खतरे की सूरत में अपने आप को बचाना है तो फिर वो एक्टिवेट होते हैं। जिस तरह आप ट्रेनिंग जब शुरू करते हो ना, तो जब आप मसलन 12 रैप आप कर रहे हो, तो जो आप 12वें रैप की तरफ, फर्ज करें 12वां रैप फेलियर का रैप है, आपने एक से शुरू किया, जो एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए बॉडी रिक्रूट करती जाएगी फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर आखिरी 3-4 रैप्स में वो रिक्रूट करेगी। कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनमें फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा, जिस तरह बैडमिंटन हो गई, टेबल टेनिस हो गई, उनमें बहुत ज्यादा हिट करते हैं आप उनको। जी जी, तो डिपेंड करता है कौन सी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड करेंगे ना कि आपको फास्ट ट्विच फाइबर को हिट ज्यादा करना है या आपको दूसरी जो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस वाली ट्रेनिंग ज्यादा करवानी है। वो फिर इंडिविजुअल को देख के डिसाइड होगा, उसकी स्पोर्ट्स को देख के डिसाइड होगा। वो देखा जाएगा कि भाई कहाँ ये इसकी वीकनेस है। अच्छा, यहाँ पे सर एक जो हम एस्पेक्ट और भी कवर कर लें तो बहुत अच्छा है। इट्स वुमेन ट्रेनिंग। नंबर 1, वुमेन ऑल्सो हैव टू गेन लीन बॉडी मास। जी जी, वो उनके लिए भी जरूरी है, बट वो उस तरह की ट्रेनिंग मतलब हार्मोन्स का फर्क है। जी जी, ठीक है, वो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, जी, women they have the estrogen हायर एस्ट्रोजन, या सो उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी फर्क हो सकती है, बट ट्रेनिंग वुमेन को भी करनी है और लीन बॉडी मास उनको भी गेन करना। हाँ, ये भी मिथ है, ये भी मिथ है कि और डाइटिंग में ना जाए, मतलब डाइट इज किलिंग योरसेल्फ। हाँ, वो जो क्रैश डाइटिंग है, सबसे ज्यादा तो मुनीब भाई औरतों को ही नुकसान हो रहा है क्रैश डाइटिंग का, क्योंकि फिर वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि रोज़मर्रा के काम काज के लिए भी उनकी हिम्मत नहीं रहती। ऐसे ही है। तो ये जो मिथ है कि वेट ट्रेनिंग करने से औरतों के जो मसल है वो मर्दों की तरह डेवलप हो जाएंगे, और भाई मसल डेवलप करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। औरतों को, जैसे मुनीब भाई ने बताया कि एस्ट्रोजन हाई होता है और बंदों का एंड्रोजन हाई होता है, तो बंदों के लिए आसान है मसल बिल्ड करना। कई मर्द ऐसे होते हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है, उनके लिए स्यापा पड़ा होता है, मसल नहीं बिल्ड होते उनके इतना हार्ड वर्क करके। तो मेंटेन तो दोनों ने ही रखना है मसल मास, स्पेशली वुमेन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए मेंटेन रखना मसल मास आफ्टर अ सर्टेन एज, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। तो उनको तो वेट ट्रेनिंग मर्दों से ज़्यादा ज़रूरत है। और आप बेफिक्र होकर वेट ट्रेनिंग करें, हाँ जी, अपनी डाइट को डिसिप्लिन करें। मैं अक्सर लेडीज़ को कहता हूँ, अपनी फैमिली की लेडीज़ को भी कहता हूँ कि 2 चीज़ें घर से निकाल दें, एक ऑयल और एक मीठा। यू कैन नॉट गो रॉन्ग देन। एक्सरसाइज करें रेगुलरली। और बेड़ागर्क फिजी ड्रिंक्स और फास्ट फूड, जंक फूड, लेट नाइट खाना, ये हमारी पाकिस्तान सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया, कल्चर बन गया। सो दिस इज ऑल्सो किलिंग। हाँ, हमें तो घर, हमारा जैसे घर में जो था, बाहर से खाना बुरा समझा जाता था, कहते हैं नापाक होता है जी बाहर का खाना, ना खाया करो। तो हम तो ग्रो अप ऐसे हुए हैं। हाँ, तो दैट वाज बेटर। हाँ, दैट वाज बेटर चॉइस। ठीक है, बट सब बहुत अच्छा सेशन हुआ। अब हम थोड़े से लाइटर नोट में जाते हैं। जी जी, यहाँ पे जी आपसे थोड़ा सा हम एक थोड़े से सवाल रैपिड फायर करेंगे बॉडी बिल्डिंग में मतलब। सर, डंबल्स और बारबेल्स बोथ। अच्छा जी, फेवरेट मसल टू ट्रेन? लेग्स। अच्छा, हेटेड एक्सरसाइज? यू डोंट लाइक दैट एक्सरसाइज, मतलब आपको वो दिन मुश्किल लगता है? जस्ट मॉर्निंग और नाइट वर्कआउट? इवनिंग। बट नाइट वही हो इवनिंग। बिटवीन 2 to 4। प्रोटीन शेक फ्लेवर्स, चॉकलेट और वनीला? मैं तो बता नहीं सकता, लेते ही नहीं। अच्छा जी, चीट मील के चॉइस, मतलब व्हाट वुड यू लव टू हैव इन चीट मील्स? मुर्ग चने, हलवा। हाँ जी। अच्छा,
प्री वर्कआउट और ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। जिम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, देसी और इंग्लिश और पर्सनली मेरी है कि म्यूजिक ना हो, म्यूजिक ना हो? क्वाइट हो। अच्छा, यू लव कार्डियो और यू डोंट लाइक कार्डियो? आई डोंट लाइक कार्डियो। यू डोंट लाइक कार्डियो? अच्छा जी। मजबूरी में करनी पड़ती। वन सप्लीमेंट यू कैनॉट लिव विदाउट? मैं तो सप्लीमेंट लेता ही नहीं। कोई ऐसी चीज जो ट्रेनिंग में आप मतलब यू वुड, फूड, कोई चीज ऐसी? कोई ऐसी है ही नहीं चीज। अच्छा ठीक है। ऐसा अच्छा है, सर, कोई नहीं है। देसी फूड जो यू कैनॉट रेजिस्ट, इवन आपका कंपटीशन सामने खड़ा है, देसी फूड जो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते? अच्छा, मेरा ये है कि मैं जो कंपटीशन में सब कुछ ही खाता हूँ, मुर्ग चने भी खाता हूँ। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेटिव बात आ गई, दिस इज व्हाट कार्ब लोड इज, जो बहुत कम लोगों को अभी भी नहीं पता। कार्ब लोड, यहाँ मैं एक बहुत एक कंपटीशन ये भट्ट साहब ने मुझे बताई, दैट वाज कार्ब लोड, जो कि उनको उस वक्त नहीं पता था। कंपटीशन का डेट एक्सटेंड हो गई और वो वहां से उठे, उन्होंने जाके पूरा देसी खाना खाधा, उसके बाद वो कार्ब लोड हो गया, मिठाई खाई, जी जी। जो क्रेव होता है उस वक्त जब आप, crave होता तो वो कंपटीशन अगले दिन, और दैट ही वॉन दैट, एंड वो बाद में पता लगा कि वो कार्ब लोड ने काम कर दी। काम कर दिया। ठीक है। अच्छा, निहारी और पाए? नन। नन। तो फिर तो वैसे ही। अच्छा, फेवरेट सिटी इन पाकिस्तान? लाहौर। लाहौर है। लाहौर, नो डाउट। अच्छा, वन पाकिस्तानी एथलीट यू एडमायर, कोई भी स्पोर्ट? ये जो अभी लड़के ने जीता है ओलंपिक्स का, अरशद नदीम। हाँ, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लिमिटेड मींस में वो आधी कमाल कर दी है। हाई। मैं कह रहा हूँ ये एक हिस्ट्री है। हाँ, नहीं हिस्ट्री, और क्या बात है, क्या बात। अकेला ही, वन मैन शो। हाँ क्या बात है, ये एग्जाम्पल सेट किया उसने। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप करना चाहें तो कुछ कोई नहीं भी। चाहिए आपको दुनिया का बंदा। यहाँ जो सिस्टम है ना, वो नहीं प्रोड्यूस करता कुछ, ये पर्सनल और फैमिली की एफर्ट होती है। अच्छा सर, डू यू लाइक सलवार कमीज एंड और यू डोंट लाइक सलवार कमीज? नो, मैं हेट तो नहीं करता सलवार कमीज को, लेकिन मैं पहनता बहुत कम हूँ। हाँ, वो काम वही ना। अच्छा, वो एक प्रोफेशन जो आप अगर बॉडी बिल्डिंग ना करें तो आपका ख्याल है कि मैं ये प्रोफेशन में जाऊंगा? रेसलिंग। रेसलिंग? हाँ जी, मुझे वाओ। wrestling। नहीं, ये जो सही कुश्ती है देसी, वो प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं। हाँ, बट इसमें भी आप ट्रेंड ले आएंगे। हाँ जी, हाँ, देसी कुश्ती, आई लाइक देसी कुश्ती। अच्छा, एक एडवाइस, वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर यंगस्टर, कोई एक एडवाइस जो यंगस्टर के लिए करेंगे आप? एस्केप गोड ना ढूंढें, अपनी जो फेलियर्स हैं वो उनकी वजह अपने अंदर तलाश करें और इम्प्रूव करें अपने आप को, बस इतना ही है। अगर आप फेलियर का ब्लेम डालेंगे, एस्केप गोड ढूंढेंगे कि मेरे फलाना हो गया, फलाना हो गया, फलाना नहीं करने दिया, ये होता तो ये होता, ये होता तो यूं हो जाता, कुड हैव, शुड हैव, तो यू विल नॉट गेट एनीवेयर। फेवरेट एक्टिविटी इन अ रेस्ट डे? रेस्ट डे सोना। ऑलवेज नंबर वन। अच्छा सर, वर्ल्ड वाइड हाँ जी। वन बॉडी बिल्डर, एक पूरी दुनिया में कोई भी एक नाम जो आप लेना चाहें, मतलब फेवरेट होता है ना कोई? फ्लेक्स व्हीलर। बैड डेज इन जिम कैसे होते हैं आपके? बैड डेज मतलब होता है ना, नहीं दिल कर रहे हैं आप, और लेकिन ये सरप्राइजिंगली है, बैड डे मेरा कभी हुआ नहीं। अच्छा हाँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे जाता हूँ मेरा दिल नहीं कर रहा। ये मैंने रियलाइज किया, मैं किसी दिन बड़ा थका हुआ हूँ, सारा दिन बिजी रहा हूँ, और मैं जिम जाता हूँ तो बड़ा अच्छा वर्कआउट हो जाता है। हाँ हाँ, अक्सर नहीं ऐसे पता लगता। हाँ हाँ, कई दफा आप जिम में घुसते हैं एंड दैट्स अ चेंज डे। मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आप थके हो, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आप दो लोग खुद असेस कर सकते हैं, अगर मैं थका हुआ हूँ और मैं जिम नहीं गया और मैं सो गया हूँ, सुबह मैं जब उठूंगा तो ज़्यादा थका हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं थका हुआ हूँ, जिम जाके एक्सरसाइज कर लिया है, मैं सोया हूँ, सुबह मैं फ्रेश उठूंगा। तो इसलिए जब मैं थका हुआ हूँ तो मैं एक्सक्यूज़ नहीं उसको बनाता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वर्कआउट कर लूँगा, ऑफ कोर्स मैं इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा है जी, क्योंकि इंजरी का चांस होता है आप थके हुए हो तो लोअर द इंटेंसिटी, तो दूसरे दिन बंदा फ्रेश उठता है। अब तो वैसे भी मैंने इंटेंसिटी बहुत लो कर दिया। मैंने ये बात भी कर दूं कि अगर आपको गेन करने के लिए 10% एफर्ट की ज़रूरत है एक से, अगर आप उसको देखें
तो मेंटेन करने के लिए 3% एफर्ट भी बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। ठीक है, इतना आप एक जगह पहुंचे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा सर, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू रोनी कोलमैन? हाँ जी, मतलब रोनी कोलमैन है वॉरियर मेंटालिटी। उसको पता था कि वो ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम भी कर दे फिर भी वो चैंपियन रह सकता है, लेकिन उसने वार्निंग के बावजूद भी अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम नहीं की। पागल। हाँ जी, सर तो मीटर पागल मेंटालिटी है। वही ना, जब उससे बात होती है, लोग पूछते हैं उसका इंटरव्यू, अभी भी ही स्माइलिंग, वो कहता है हैव नो रिग्रेट्स। ये अब बात क्या कह, वो पुराने वक्तों में होते थे ना फ्रंट लाइन सोल्जर, उनको पता था जाते ही मर जाना, वो खुद जबरदस्ती नाम लिखवाते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल इस ऐसे ही तरह है। के ये लोग होते हैं, ये कोई आम अच्छा लोग सर, एक सवाल में, मेरे मेरे एरा के जो बॉडी बिल्डर्स थे, जी जी ठीक है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जी जी और लू फ्रिगनो, जी जी, दो बहुत बड़े नाम थे। हाँ बड़े नाम। एंड दे हैड, उस वक्त पंजाबी कहते ना, उन्होंने पेचा ही पहना सी। जी जी आर्नल्ड ऑलवेज यूज्ड टू विन। जी जी आपको, इफ यू रिमेंबर दैट, जी जी जी, हाँ जी। व्हाट्स द रीजन? आई थिंक लू फ्रिगनो भी बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था। लू फिगनो जो है ना, वो आर्नल्ड के तो नजदीक भी नहीं कभी रहा। ये आर्नल्ड का जो ज्यादा कंपटीशन था वो सर्जी नर्बर्ट के साथ था, उसके बिल्कुल। साथ वो टाइट था। या ये जो बाद में लड़के हैं, जब 80s में आर्नल्ड ने कम्पीट किया है, तो माइक मेंडजर वाज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर आर्नल्ड। ल्यू फिगनो को मैंने कभी आर्नल्ड के लिए थ्रेट नहीं समझा, क्योंकि आर्नल्ड मोर रिफाइंड था, मोर पॉलिश था, स्टेज के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती थी, स्मार्ट आदमी था आर्नल्ड। ही वाज वेरी स्मार्ट। वो जमाना था जब यू कुड पोज, अब तो होता है ना सारों को एक ही पोज करना हाँ है, जी, एक जमाना था आप अपना पोज कर सकते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, वो वो जमाना। जमाना आर्नल्ड यूज्ड टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, लेकिन वो रिफाइंड था, बहुत बहुत बढ़िया। वेरी इंटेलिजेंट। उसकी जो जेनेटिक है ना, वो बहुत टॉप लेवल की। अच्छा सर, ली हैनी ने आके आर्नल्ड का रिकॉर्ड बराबर किया था, 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ली हैनी? ली हैनी वाज अ ग्रेट बॉडी बिल्डर, ग्रेटर देन आर्नल्ड ऑफ कोर्स। वो आके उसने वो मिथ तोड़ी थी। मिस थोड़ी है। अच्छा सर, जो कटलर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो जे कटलर? कटलर इज ओके। ओके, आई डोंट एडमायर हिज फिजिक बिकॉज ही इज बिग, बट जो मुझे ज्यादा प्रोपोर्शन फिजिक पसंद है, जैसे फ्लेक्स व्हीलर मैंने कहा है, ठीक है, वो आपका ब्यूटी ऑल टाइम फेवरेट। इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल स्टैचू काइंड ऑफ फिजिक। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नहीं जी, और ये Bye. पॉडकास्ट। आई थिंक आपको, यू एंजॉयड इट, नहीं, आपको बड़ा हमने बोर नहीं किया। नहीं नहीं, बोर होने वाले काम ही नहीं है ये। आपको तो पता है, जब बॉडी बिल्डर जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, वो बातें करने बैठते हैं, सही सही रात गुजर जाती हाँ जी, ये यहाँ पे जी यही हाल है अब। है। इट्स लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर हमने बात की है, लोगों को कन्फ्यूजन होगी। इंशाल्लाह बहुत सारा तो मिथ टूटेंगी। मिथ्स तो टूटेंगी, ये मिथ्स ही थी। इंसुलिन स्पाइक वाली मिथ है, और जनाब कार्डियो नहीं करनी या वेट ट्रेनिंग करने से मसल औरतों के बन जाते हैं। ऐसे ही है। मेरा ख्याल है हमने कोशिश की है सब चीजें। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि व्हेन आपकी एज 45 या इवन उससे पहले भी, इफ यू हैव नी प्रॉब्लम्स और जॉइंट प्रॉब्लम्स, देन हाइड्रो एक्सरसाइजेज जो वाटर के अंदर एक्सरसाइज हैं, दे आर वेरी सूटेबल। वो साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, वो दे आर वेरी इंटेंस, कार्डियो भी हो जाती है एंड उसके साथ वेट कर लें आप। डोंट गो फॉर ट्रेडमिल, डोंट गो फॉर दीज थिंग्स। नहीं, ये जो इंजरीज को, ये आप लोगों की स्पेशलिटी है। हाँ जी, इंजरीज को किस तरह आपने प्रिवेंट कर सकते हैं। मास्क करना है, जी जी जी। मास्क करना है, या उनकी जो खराबी है उसको डिले करना है, स्लो डाउन करना है। जी जी इफ यू कुड नॉट स्टॉप इट, यू कैन स्लो इट डाउन। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों का रोल तो है उसमें, लेकिन आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। वो तो जरूरी है जी, जब आपको हिट एंड करे इस तरह की चीजें, तो यू हैव टू गो, यू हैव टू गो फॉर टेस्ट एंड हाँ जी, पिन पॉइंट होना चाहिए। पिन पॉइंट होना चाहिए, टेस्ट होना। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, गिविंग अस टाइम। आपका बहुत टाइम लिया आप, एंड वी होप दैट पाकिस्तान अगेन वी विल हैव दिस बैन लिफ्टेड फ्रॉम यू। अल्लाह करे। मेरी फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है, हमें इस तरह के स्पोर्ट्समैन किसी भी फील्ड में हो, हमें चाहिए, इनके राय चाहिए, बच्चों को इनको राह दिखाना है। प्लीज़ हमारी इस रिक्वेस्ट को प्लीज़ सारे जो ओहदेदारान हैं वो देखें, और देखें किस लेवल के
अब एक इंसान, एक बॉडी बिल्डर जो पाकिस्तान को ओन करता है, ही इज ओनिंग पाकिस्तान और ही इज हेयर, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं फायदा उठा सकते? पूरी दुनिया फायदा उठाती है अपने सीनियर से, तो और इस लेवल का बॉडी बिल्डर तो अब है ही नहीं। तो जी सर, ये मसला ये है कि मैं पर्सनली ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने पर्सनली ये समझता हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग है इसको ना स्पोर्ट्स बोर्ड में होना चाहिए, ना इसको ओलंपिक्स में होना चाहिए। मैं हुकूमत को दरख्वास्त करूँगा कि हमारी जान छोड़ दें। मैं ये सीरियस नोट के ऊपर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं जी जी मैं समझ गया सर। समझ लें ना बात, ये हमारी जान छोड़ दें। हमें बहुत पोटेंशियल है बॉडी बिल्डिंग एज ए स्पोर्ट्स, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है बॉडी बिल्डिंग पूरे बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में, हाँ, ऐसे ही है। हाँ जी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और पूरी इंडस्ट्री बन गई जी, सारी इंडस्ट्री है। और देखें कि ये अगर हुकूमत हमारी जान छोड़ दे और स्पोर्ट्स बोर्ड हमारी जान छोड़ दे, ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं ना लोग जो कहते हैं हम बॉडी बिल्डिंग की खिदमत करते हैं, इसमें से कोई नहीं नज़र आएगा। फिर जेन्युइन लोग रह जाएंगे, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सप्लीमेंट जो इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, जो लोग जिम ओनर्स हैं बड़े बड़े, आपको पता है लाहौर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। जी 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 लाहौर शहर में, जी 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 बिल्कुल है। तो उनको एंगेज किया जा सकता है पर्सनल लेवल के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करके हम बॉडी बिल्डिंग को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत हमें माफ़ कर दे, ये इन लोगों ने ना अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और ओलंपिक वालों ने। यार हम तो ओलंपिक्स में भी नहीं है, हम क्यों नहीं, आप ये सिर्फ पता क्यों कर रहे हैं? ये वोट है, एक जो एसोसिएशन बनी हुई है ना, उसके 2 वोट होते हैं। ये चाहते हैं वो अपना कोई डिम्मी सा बंदा बिठाएं, वो आके 2 वोट डाल दिया करे और हम जनाब ताहियात सदर रह सके और ताहियात सेक्रेटरी। काश सर ये चीजें ठीक हो जाए। हाँ, लेकिन हमें छोड़ देना यार, हमारा आपसे क्या ताल्लुक है? हम तो वो सब कल्चर है, लोग तो हमें कहते हैं हम सब कल्चर है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें वाकई टेक्निकली ज़रूरत नहीं है किसी इन लोगों की। मैं पर्सनली, मेरा तजर्बा है कि आप जब इंडिपेंडेंट काम करते हैं उसमें ज़्यादा तरक्की होती है। जहाँ भी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट होती है उधर बहुत सी रेड टेप्स आती है, रोड ब्लॉक्स आते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये जान नहीं छोड़ती हमारी। तो हम तो इंडिपेंडेंट लोग हैं। हाँ जी सर, ऊपर आपकी सारा आपका अपने लोग हो और ऊपर को चेक करने के लिए बिल्कुल बैठा दें। हाँ। लेकिन दिस इज नॉट के आप यू डोंट नो एनी स्पोर्ट एंड यू आर हैंडलिंग विद दैट स्पोर्ट। सर देखें ना, ये जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, IFBB है, ये प्राइवेट फर्म है। पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स हैं वो हुकूमतों के अंडर नहीं आती, वो सारे प्राइवेटाइज है। स्पेशली बॉडी बिल्डिंग, तो ये जो मिस्टर ओलंपिया भी होता है ना, ये कंपनी है जो करवा रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उनको हम खुद मनी जनरेट कर सकते हैं। सर हो सकता है जी, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हुकूमत की वजह से रुकी हुई है। अगर हुकूमत हमें छोड़ दे, ये अपनी एसोसिएशनों से निकाल दे हमें, तो हमारी जो लाइन सीधी हो जाएगी विद इन डेज। मैं बता रहा हूँ विद इन डेज। अगर आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहे जी बॉडी बिल्डिंग को हमने ख़त्म कर दिया शोबे को, ये हम आगे से ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का हिस्सा नहीं होगी बॉडी बिल्डिंग, और ओलंपिक वाले भी हमें निकाल दें, तो हम तो कसम से जन्नत में आ जाएं। सर आई थिंक काफी सारे स्पोर्ट्स इसी चीज की इफेक्ट ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, आई नो मैनी। मैं तो अपना ही पता है मुझे कि हमें छोड़ दे तो हम तो बहुत तरक्की करेंगे। सर बस ऐसे ही है, दुआ अल्लाह करे कि ये सब ठीक हो जाए। आई प्रे कि हर चीज बेहतरी की तरफ जाए, हमारा पाकिस्तान ऊपर की तरफ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पाकिस्तानी फ्लैग शुड बी हाई व्हाटसोएवर, पाकिस्तान फर्स्ट। सो हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। वही जो एक हमारा रवायत है, हम अपने ऑनरेबल गेस्ट को ये जी एक ऑनर है हमारे लिए कि अगर हमारा जो कप है आप साइन अपने ऑटोग्राफ दें, और इट विल बी लवली टू हैव योर ऑटोग्राफ विद अस। एनी रिमार्क्स इफ यू वांट टू सर, ये एंड आप यहाँ पे सब
लव मुनीर भाई, ऑलवेज हैव, ऑलवेज विल। थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारे लिए ये भट्ट साहब के सिग्नेचर्स हैं एंड दिस इज ऑनर फॉर अस टू हैव हिम विद अस एंड बी विद अस। बहुत अच्छा टाइम हमें पता ही नहीं लगा, इतनी देर गुजर गई, बिल्कुल टाइम का पता नहीं लगा। और हम दिस डिस्कशन कैन गो ऑन फॉर ऑल नाइट, बट टाइम की फिर भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन है, अभी 2-3 एपिसोड होने चाहिए। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू। नाउ दिस पॉडकास्ट हम इसको अख्ताम की तरफ लेके आ गए हैं, खत्म हो गया है। दिस इज डॉक्टर मुनीब साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। हम अपने पॉडकास्ट के बिहाफ पे ये कहना चाहूँगा कि इफ हमारे प्रोग्राम्स रिलेटेड या इवन एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप इवन हमारे कमेंट्स में आके करें। आप भट्ट साहब का फेसबुक है, ऑफिशियल फेसबुक, आप इनसे जाके कर सकते हैं। इस बता के पॉडकास्ट के हमने ये सवाल है, तो यू विल बी आंसर्ड इंशाल्लाह। Unbreakable.